हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे. टैंक इज़ फिल्ड विथ वाटर ऑफ डेंसिटी. क्वेश्चन जो है वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट द लैंग्वेज इज़ अ लिटिल डाइसी. ऑल्सो देर इज़ एन एरर इन द क्वेश्चन. दिस पार्ट, दिस इज़ नॉट करेक्ट. इस हिसाब से ऑयल की डेंसिटी हो जाएगी 9000, है ना, पर है नहीं, एक्चुअली 900 है. ये एक सही है, ये गलत है. तो ये गलत है. यहाँ पे पावर 2 का होगा. ठीक है, द पावर हैज़ टू बी 9 इंटू 10⁻². उसी केस में ऐसा होगा कि यहाँ वाटर होगा और उसके ऊपर ऑयल, समथिंग लाइक दिस. ऑयल हैज़ हाइट 4, वाटर हैज़ हाइट 1. आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे हैव गिवन. यहाँ पे एक छोटा सा ऑरिफिस है, होल है, जहाँ से लिक्विड विल कम आउट. ठीक है. सो बर्नौलीज प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड. एक पॉइंट अंदर और एक पॉइंट होल के जस्ट बाहर आप लेंगे. पॉइंट ए और बी दोनों सेम लेवल पे हैं, तो बर्नौली प्रिंसिपल लगा सकते हैं हम. यहाँ से आते हैं ऊपर से, तो टॉप इज़ ओपन, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले मैं लिखूँगा PATM प्लस पहले कौन है, ऑयल है, और ऑयल का डेंसिटी मैंने चेंज कर दिया, 900 है, 9000 नहीं है. सो उसके लिए मैं क्या लिखूँ, रो जी हाइट है h प्लस उसके नीचे वाटर है 1 मीटर. सो रो जी और h1, है ना. अब आप आ गए पॉइंट ए पे. पॉइंट ए का यही प्रेशर है, पॉइंट ए का, है ना. दैट विल बी प्रेशर हमने लिख दिया. ये जो पार्ट है ये हमने रो जी एच वाला पार्ट लिख दिया. पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी पॉइंट ए पे, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड ऑलमोस्ट स्टैटिक होता है, ये हमको पता है. अब हम पॉइंट बी पे आते हैं. बी एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे भी PATM तो होगा. काइनेटिक एनर्जी होगी. कौन सा लिक्विड बाहर आ रहा है, वाटर बाहर आ रहा है, तो हाफ रो वी स्क्वायर में 1000 और वी स्क्वायर लिखेंगे. और H लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A और B जो है दोनों सेम लेवल पे हैं, तो वो दोनों में ही लिखने की ज़रूरत नहीं है ना. तो यहाँ पे प्रेशर लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी लिख दी, और पोटेंशियल लिखने का कोई सेंस नहीं है. यहाँ पे भी ये पूरा प्रेशर ही है एक्चुअली, है ना, पूरा प्रेशर है. प्लस रो जी एच आप लिखेंगे, तो हाइट तो इसकी और ए और बी की सेम है, सो दैट पोर्शन विल बी कट. काइनेटिक एनर्जी इज 0. आई थिंक ये तो समझ में आता ही होगा सबको. सो प्रेशर एटमॉस्फेरिक वुड बी कट फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, एंड ऑल वी हैव इज़ अ सिंपल थिंग हियर. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस विल बी 36,000, है ना. 9000 इंटू 4, देखो ना, 36,000 है वो. ये वाला पार्ट 10,000 है ना, इज इक्वल टू, एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर. दिस इज हाफ 500 वी स्क्वायर, है ना. तो वी स्क्वायर आ गया ना आपको. इसमें क्या रखा है, तो वी स्क्वायर इज 37,000, सॉरी 46,000 हो गया ये तो. 36 प्लस 10 और 500. So I'm getting 92. So velocity will be root 92 meter per second. This is velocity of efflux. Efflux speed from point B, that will be root 92. अब अगर ये 9 इंटू 10⁻³ ले लो आप, ऑयल की डेंसिटी ये मानोगे, तो आंसर आपको रूट 82 आएगा, जो कि गलत आएगा ऑब्वियसली. फिर और एक और बात है, उस केस में ऑयल नीचे होगा और वाटर ऊपर होगा. अगर ऑयल की डेंसिटी वाटर से इतनी ज़्यादा है, तो ऑयल विल बी बिलो वाटर, एंड सो फिर जब आप यही इक्वेशन निकालेंगे तो आंसर नहीं आ सकता, है ना. तो रूट 92 इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर. सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट. और वही मैंने बताया, बस क्वेश्चन में एक एरर है, वो हमने करेक्ट कर लिया है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. बना इस क्वेश्चन आई अगेन वही है. टॉप पे तो मैं मान लूँ कि क्या प्रेशर है. अगर वो पिस्टन है तो भी पिस्टन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही जाएगा ना, उससे तो बच नहीं सकता ना वो. तो मैं यहाँ पे वही होल के पास ना 2 पॉइंट्स लूँगा, एक अंदर और एक जस्ट बाहर, तो दोनों सेम लेवल पे हैं. और इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के लिए बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा सकते हैं आप सिंपली. तो मैं टॉप से अगर आता हूँ उस पॉइंट पे पानी के अंदर, तो क्या क्या है उस तरफ से प्रेशर PATM. अब देखो, ये जो पिस्टन है इसका अपना वेट mg है और इसका एरिया A है, तो इसकी वजह से जो
प्रेशर लगेगा वो mg बाई फोर्स बाई एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। और वहाँ से आप h नीचे अगर आ रहे हो तो प्लस रो जी एच भी कह दो, क्योंकि लिक्विड रो का है। आ गए आप पॉइंट ए पे। ये सारा किसके लिए लिखा है हमने, पॉइंट ए का प्रेशर लिखा है। काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि वो लिक्विड के अंदर है। और पोटेंशियल रो जी एच लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों में रो जी एच वाला पार्ट कटने ही वाला है। तो लिख भी दोगे तो नीचे से हाइट होती है ना वो एच, ये एच ऊपर से है देखो, पर ये वाला जो रो जी एच होगा वो बॉटम से, ग्राउंड लेवल से हाइट होती है। पर उससे क्या मतलब, दोनों तरफ कटेगा वो। अब बाहर वाला जो पॉइंट है बी, उसके लिए लिखते हैं, वो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है तो PATM तो होगा ही, वहाँ पे पानी अच्छी खासी स्पीड से बाहर आएगा। सो हाफ रो वी स्क्वायर, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, एंड रो जी एच एज आई सेड वो तो कट जाएगा। इसी को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा हमारे पास। सो 2 को इधर मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ये 2 को, तो 2mg बाई ए, एंड आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब क्या होने वाला है, एंड ये 2 रो जी एच हो जाएगा, है ना, एंड दैट विल बी इक्वल टू रो वी स्क्वायर। वैसे इनको चाहिए क्या है, आई थिंक इनको वी ही चाहिए ना, तो ठीक है, तो रो को इधर ला देते हैं और वी स्क्वायर आ गया आपको, 2mg बाई रो ए हो जाएगा वो, 2mg बाई रो ए, और इधर रो आएगा तो 2 रो जी एच बाई रो, दैट विल बी जस्ट 2gh। सही है। और इसका रूट कर दे तो आंसर हो गया। इसका रूट करेंगे, v के लिए क्या करना है, अगर यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ पे रूट आएगा, यानी कि 2 विल बी आउट ऑफ द रूट एंड रेस्ट ऑफ द टर्म विल बी gh प्लस, यानी कि ये आंसर होगा, आंसर 2। ठीक है, बस 2 बाहर ले लीजिए, एक बचेगा mg बाई रो ए जो कि ऑप्शन 2 में है, और एक बचेगा gh जो कि ऑप्शन 2 में है, एंड 2 इज़ आउट ऑफ द ब्रैकेट, नॉट आउट ऑफ द रूट, क्योंकि 2 तो रूट में रहेगा ही, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वही अगेन बर्नौलीज प्रिंसिपल विच इज़ लाइक द बैकबोन ऑफ दिस होल चैप्टर, वही यूज़ कर रहे हैं बार बार। 38 पे आ जाते हैं। 38 टॉरिसेलीज इक्वेशन को यूज़ करेगा, पर आई थिंक रेंज का कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा सा लगाना हमें। कह रहे हैं कि यहाँ से जो लिक्विड आके गिरा है और यहाँ से जो लिक्विड आके गिरा है, दोनों सेम जगह पे गिरा है, मतलब ग्राउंड लेवल से ये जो है ना, रेंज दोनों की सेम है, रेंज दोनों की ही सेम है। रेंज क्या होता है, हमने अगर काइनेमेटिक्स 2 चैप्टर में आपने जब रेंज पढ़ा तो वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। वर्टिकल काइनेमेटिक्स में टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 टाइम्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अपॉन ग्रेविटी, ये होता है। और वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन तो ई फ्लक्स की वेलोसिटी है और कुछ नहीं है वो, दैट्स इट। ई फ्लक्स वो मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो ई फ्लक्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि लिक्विड हर जगह सेम ही है। मान लो रो का लिक्विड है, टॉप से हाइट h1 है, यहाँ गिवन है, तो अगर मैं वेलोसिटी 1 निकालूं तो टॉप से हाइट h1 है ना, तो √2gh1 आएगा, सीधा सीधा आंसर है ये। और अगर पूरे कंटेनर की हाइट दी है क्या इन्होंने, शायद नहीं दी है, हम कुछ ले लेते हैं, पूरे कंटेनर की हाइट h ले लेते हैं। अब ज़रा इस पॉइंट पे फोकस करते हैं V2 के लिए। V2 क्या होगा, 2g, और इसकी टॉप से हाइट क्या है, बॉटम से h2 है, पर टॉप से तो हमें चाहिए ना, क्योंकि ई फ्लक्स में तो वो वाली हाइट होती है जो कंटेनर टॉप से लेनी होती है। और ये V1 और V2 क्या है, ई फ्लक्स वेलोसिटीज़ हैं, तो यहाँ पे बॉटम से नहीं चलेगा, तो इसलिए मैंने h माइनस h2 लिखा है यहाँ, देखिए हो गया, क्लियर है ना। अब टाइम 1 क्या होगा, जो ये फॉर्मूला है इसको यूज़ कीजिए ना, इसके लिए जो टाइम 1 आएगा, ग्राउंड से इसकी हाइट क्या है, h माइनस h1 है ना, तो 2 टाइम्स h माइनस h1 बाई g, ये h1 है। और इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा V2 का, इसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कीजिए ना, वाटर ड्रॉप्स को, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वैसा ही होगा जैसा रेगुलर काइनेमेटिक्स में हाफ प्रोजेक्टाइल में होता है। तो अगेन इसमें भी क्या, ग्राउंड से क्या हाइट है इसकी ग्राउंड से हाइट h2, तो यहाँ तो मैं सीधा 2h2 बाई g लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला देखिए, मल्टीप्लाई करना है हमें दोनों को, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि रेंज 1 दोनों का बराबर है, रेंज 1 और रेंज 2 इक्वल है, तो दोनों V1 T1 और V2 T2 बराबर हो गए ना, V2 T2 बराबर हो गए ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म जो V1 T1 का आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो क्या आएगा सोचिए, तो 2 बाहर आ जाएगा, है ना,
यहाँ पे रूट टू रूट तो 2 बाहर आ गया, रूट के बाहर आ गया, जी से जी कट गया, और मेरे पास आ रहा है रूट में एक तो आएगा h1 टाइम्स h माइनस h1, है ना, ये आ गया मेरा v1 t1। v2 t2 करते हैं, यहाँ पे भी जी जी कटेगा, 2 बाहर आएगा, सो 2 टाइम्स रूट ऑफ जो मैं देख रहा हूँ h2 h माइनस h2, ठीक है। 2 भी अब हटा दें क्योंकि दोनों तरफ है ही, हटा देते हैं, रूट को भी हटा देते हैं। तो ऑल आई एम गेटिंग इज़ अ सिंपल इक्वेशन। हाँ तो ठीक तो है, सिंपल सा इक्वेशन आ गया। एक मुझे आया h माइनस h1 इंटू h1 इज़ इक्वल टू ऑन दी राइट हैंड साइड दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। दोनों बराबर हैं। इनको क्या चाहिए कि h1 और h2 का रेशियो क्या होगा। एक काम करते हैं, इसको इस तरफ खींच लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट साइड में ज़ीरो छोड़ देते हैं। तो जब आप इसको लेफ़्ट साइड में खींचोगे तो आपको कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। एक मिनट में कैलकुलेशन कर लेता हूँ ज़रा। तो h माइनस h1 h माइनस t h1 h2, ठीक है, एक मिनट, h माइनस h, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा h, इसमें h1 प्लस h2 सेपरेटली आ गया मुझे, इसको बंद कीजिए, और बाहर इनमें मल्टीप्लाइड है h1 माइनस h2, और राइट साइड तो ज़ीरो ही बचेगा। अब एक बात बताओ, सोचो पहले इक्वेशन को एक बार ठीक से देखो, ठीक है, क्लियर है। ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, h तो ज़ीरो है नहीं, बात समझ गए। अच्छा, h1 प्लस h2 भी ज़ीरो नहीं हो सकता, दोनों पॉजिटिव हाइट्स हैं। तो ये पूरा का पूरा टर्म कांट बी ज़ीरो, तो किसको ज़ीरो होना होगा, दैट मीन्स दिस इज़ ज़ीरो, यानी कि h1 माइनस h2 हैज़ टू बी ज़ीरो, है ना, क्लियर है। यानी कि क्लियर बात है कि देयरफॉर h1 इज़ इक्वल टू h2, और जो रेशियो है h1 प्लस h2 का वो 1 होना चाहिए, ठीक है। सो मतलब आंसर है 1। द रेशियो ऑफ h1 एंड h2 हियर हैज़ टू बी 1। वेरी सिंपल, आई होप ये समझ में आ गया हो। पहले रेंज निकाला जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज़ किया और दोनों को आमने सामने इक्वेट कर दिया। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट डिसेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में रेगुलरली पूछे गए। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। व्हाट इट सेज हियर इज, एक ब्लॉक है वो हाँ तो ये तो बहुत आसान है। ब्लॉक है, पहले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो ऊपर इस पर क्या लग रहा है, बॉइंट फोर्स, नीचे इसका अपना वेट। तो अगर इस पर टेंशन लगेगा तो नीचे ही लगेगा। तो टेंशन की वैल्यू अभी मैं मान रहा हूँ कि ब्लॉक रेस्ट पे है। एक्सेलरेशन बोला है इन्होंने कि ए है, पर अभी नहीं मान रहे, पहले रेस्ट पे है। तो मैं रेस्ट के केस के लिए लिख रहा हूँ कि टी की वैल्यू क्या होगी, टी विल बी एफ बी माइनस एम जी। सिंपल है, ये रेस्ट के लिए कह रहा हूँ। और एफ बी माइनस एम जी की वैल्यू आप मुझे बताएंगे, है ना। एफ बी यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम रो ऑफ द वाटर या लिक्विड जो भी है जी, माइनस वॉल्यूम रो, वॉल्यूम तो सेम ही है ना उसका, पूरा सबमर्ज्ड है वो, रो ऑफ द सॉलिड इनटू जी, ये होगा टेंशन। अब इन्होंने बोला, अब मैं इस पार्ट को इंट्रोड्यूस करूं कि एक्सेलरेशन ए है। जब आपने इसको एक्सेलरेट कराना शुरू कर दिया ए से, तो फिर ये जो इक्वेशन है, पहले इस इक्वेशन को एक बार और थोड़ा क्लियर लिखते हैं। तो इसमें अगर मैं v और g कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला रो ऑफ वाटर माइनस रो, है ना। वैसे उन्होंने लिखा नहीं है कि वाटर है, बस लिक्विड लिख के छोड़ा है, पर मैं वाटर ले लेता हूँ, वो तो एक ही बात है। आप चाहो तो लिक्विड लिख लो, रो एल लिख लो, डजेंट मैटर। नाउ दिस इज़ द इक्वेशन दैट आई हैव। पर जब एक्सेलरेट होगा, जब वो एक्सेलरेट होगा तब टेंशन बदल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन में जो है सूडो फोर्स लगेगा। वो ये जो सूडो फोर्स है ना, जो हम लगाते ही हैं हर बार, वो ब्लॉक के लिए भी ऐड हो जाएगा और लिक्विड में भी, बोयंसी में भी ऐड हो जाएगा। मतलब वो एफ बी में भी ऐड होगा और एम जी में भी ऐड होगा। तो उस केस में जो टेंशन होगा उसका फॉर्म तो यही रहेगा, पर क्या होगा, मैं कैसे लिखूँगा, तब मैं v रो ऑफ वाटर, g नहीं, g प्लस a लिखूँगा, क्योंकि g और a दोनों जुड़ेंगे, दोनों नीचे है ना, और माइनस v, एकदम ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ, सेकंड वाला, रो ऑफ द सॉलिड
और यहाँ पे भी g प्लस ए। एज़ यू कैन सी यहाँ पे g और g लिखा था, पर यहाँ पे g प्लस ए लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या ही बदला, कुछ नहीं बदला, इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम आ रही है, बस यहाँ पे v टाइम्स g प्लस ए ले रहा हूँ मैं, और फिर रो ऑफ वाटर माइनस रो, या रो ऑफ लिक्विड माइनस रो, ये टी प्राइम है। आई होप समझ में आया हो आपको। इन्होंने क्या मांगा आपसे कि फिर टी प्राइम और टी का रिलेशन क्या है, तो डिवाइड कर दें, तो आप टी प्राइम डिवाइडेड बाई टी कर दो ना। ऐसा करोगे तो v से v कट जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन कट जाएगा, तो आपको क्या आएगा, g प्लस ए बाई जी। देयरफॉर न्यू टेंशन इज ओल्ड टेंशन, 1 प्लस ए बाई जी। जी और जी तो कट गया ना। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, टी टाइम्स 1 प्लस ए बाई जी। ठीक है, एज यू कैन सी दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हियर। सो आई थिंक दैट्स सिंपल। आई होप अब तक आपको सब क्लियरली समझ में आया हो। दिस इज़ नो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे। तो आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे इस वीडियो के। अ स्फीयर ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 8, स्पेसिफिक ग्रेविटी 8 है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हैज़ कॉन्सेंट्रिक कैविटी, तो मतलब ऐसा कुछ होगा कि ये स्फीयर है और इसके बीच में एक कैविटी है। कैविटी तो काट लिया आपने। जस्ट सिंक्स मतलब वाटर लेवल जो है एकदम टॉप पे होगा, यहाँ जस्ट सिंक्स। अच्छा, ये जस्ट सिंक हो रहा है, मतलब सबमर्ज तो पूरा का पूरा वॉल्यूम है इसका, फिर भी अब जस्ट सिंक है तो भी द वेट एंड द बॉइंट फोर्स हैज़ टू बी बैलेंस ना। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इन्होंने मांगा है रेडियस ऑफ कैविटी, रेशियो मांगा है, रेशियो रेडियस ऑफ कैविटी टू आउटर रेडियस, मतलब स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। अगर मैं इसको स्मॉल आर बोलूँ और इसको कैपिटल आर बोलूँ, कैविटी रेडियस स्मॉल आर, टोटल रेडियस कैपिटल आर, तो ये जो बीच में कैविटी है उसका भी वॉल्यूम पता चल गया और टोटल का वॉल्यूम। एनीवे, अगर वो जस्ट सिंकिंग है तो भी एफ बी और एम जी बराबर होना चाहिए। बड़ी सिंपल बात है, क्योंकि बॉडी ना ऊपर जाएगी अब यहाँ से, ना नीचे जाएगी, सो बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जस्ट सिंकिंग का ही केस होता है। एफ बी को मैं कैसे लिखूँ? एफ बी तो सिंपल होता है, जितना भी डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड इनटू जी। और एम जी को कैसे लिखेंगे? एम जी में थोड़ा केयरफुल रहिएगा आप। एम जी का मतलब है यहाँ m1 माइनस m2 मैं कैविटी का मास बना रहा हूँ, और जी। ठीक है, कैविटी आपने उसमें से कट किया है ना, तो माइनस m2 करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, अब इसकी वैल्यूज़ लिखता हूँ। एफ बी को अगर मैं वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में लिखूँ तो डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम तो पूरा ही इसने अपने जितना भी इसका आउटर वॉल्यूम है विच इज़ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और जी। ये एफ बी हो गया हमारा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, डेंसिटी वॉल्यूम जी। वॉल्यूम तो ये पूरा ही हटाएगा, कैविटी के होने ना होने से वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने ये पूरा वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस किया ही होगा। कैविटी तो अंदर है ना। अब ज़रा एम जी पे फोकस करते हैं। एम जी को मैंने m1 माइनस m2 लिखा है, तो एक काम करते हैं ना, स्पेसिफिक क्या है, 8 है ना, यहाँ ध्यान दीजिए 8 है ना ये वाला, तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विल बी 8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। इसको ध्यान में रखते हुए आते हैं, तो 8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो हो गया डेंसिटी ऑफ सॉलिड, है ना। और वॉल्यूम के लिए क्या लिखूँ मैं? वॉल्यूम के लिए लिखूँ 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये है वॉल्यूम, यानी कि मैंने मास को हटा दिया, और जी। These two should be equal and that just means कि मैं ये सब हटा सकता हूँ अब 4/3 पाई। तो इससे मुझे क्या आएगा? एक तरफ बचा आर क्यूब, दूसरी तरफ मुझे बचा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इंटू 8 भी बच गया। तो अब अगर इसको ले लें तो 7 आर क्यूब इज़ 8 स्मॉल आर क्यूब, और ये तो आंसर ही आ गया। तो आर क्यूब बाई आर क्यूब इज़ इक्वल टू 7/8 एंड 10। अगर मैं इस पे पावर खींच लूँ उस तरफ, तो 7/8 रेज टू द पावर 1/3, एंड सो मैं लिख रहा हूँ कि 7 रेज टू द पावर 1/3 और 8 रेज टू द पावर 1/3 कैन बी रिटन एज 2।
हो गया, 8 raised to the power 1/3 कैन बी रिटन एज 2। तो हो गया। आई थिंक ऐसा कोई ऑप्शन है भी यहाँ, कहाँ है, कोई है ऐसा ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पे यू हैव टू जस्ट बैलेंस फोर्सेस कीपिंग द कैविटी इन माइंड। तो वो तो कैविटी का बस मास ना, जब भी आप कैलकुलेशन करो mg, उसमें कैविटी का मास हटा दिया करो, बुओयंट फोर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे के क्वेश्चन इसके बाद अगली